अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग। आज पाकिस्तान में आईएसपीआर की तरफ से बड़ी तफसीली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और पाक भारत हवाले से जो तनाज़ात सामने आ रहे थे, खासतौर पर पहलगाम इंसिडेंट के बाद बड़े दिलचस्प अंदाज में 7 रोज गुजरने के बावजूद भी पाकिस्तान की तरफ से ये सवाल उठाया जा रहा है कि आया उस वाक़े के हवाले से जब 10 मिनट के अंदर पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए पाकिस्तान का नाम लिया जाना शुरू कर दिया गया और उसमें पूरा भारतीय मीडिया यकजुबान होकर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता रहा, तो वो सबूत कहाँ है जिनसे ये पता चलेगा कि पहलगाम इंसिडेंट में पाकिस्तान की जो इन्वॉल्वमेंट है वो मौजूद है। दूसरी तरफ आज आईएसपीआर के हवाले से देखा जाए तो इंपॉर्टेंट तरीन चीजें ये थी कि पाकिस्तान ने इन सवालों के जवाब भी मांगे हैं, जो कि बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन इसके साथ ये भी कहा गया है कि भारत पाकिस्तान में मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर दहशत गर्दी की कोशिश कर रहा है और खास तौर पर जो उनकी स्टेट के हवाले से टेररिज्म है, खासतौर पर बलूचिस्तान को अगर मद्देनजर रखा जाए या दीगर इलाकों को, तो वहां पर जो भारतीय खुफिया एजेंसीज की इन्वॉल्वमेंट है टेररिज्म को प्रमोट करने में, टेरर फाइनेंसिंग करने में, उसके सबूत भी दुनिया के सामने पेश किए गए। बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और खासतौर पर पाकिस्तान और भारत में इस वक्त जो रिफ्ट चल रहा है, बज़ाहिर एक जंग का माहौल है, उससे अगर तवक्को की जाए तो पाकिस्तान के इन सवालों के जवाब यकीनन भारत को देने के बनते हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम बॉर्डर के उस पार देखें तो सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आती है, क्योंकि एक तरफ भारतीय फौज के अंदर इस हवाले से इख्तलाफ भी मौजूद है। जो पाकिस्तान के खिलाफ नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है बीजेपी की हुकूमत, उसको सपोर्ट नहीं किया जा रहा और इसी वजह से जो नॉर्दर्न कमांड के उनके सिपह सालार हैं उनको बरतरफ भी किया गया है। और इसके अलावा खुद भारत के अंदर भी बहुत से जो वहाँ के मुकामी लोग हैं वो सवालात भी उठा रहे हैं। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान जहाँ बैनुल-अक़वामी सतह पर भारत का असल चेहरा बेनकाब करने में कामयाब हो रहा है, वहीं सियासी तौर पर जो पाकिस्तान की दीगर जमातें हैं, जिसमें खासतौर पर अपोजिशन की जमातें सर फहरिस्त हैं, उनके हवाले से शायद वो स्पेस बनाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जो कि एहतजाजी तहरीक शुरू करने जा रही है, लेकिन जिस अंदाज में उनको टफ टाइम दिया जा रहा है, उनके कायद से मुलाकातों पर पाबंदी का हवाला अगर देख लें, उनकी बहनों की, उनके अहल खाना की मुलाकातों के हवाले से देख लें, तमाम चीज़ों के ऊपर इस वक्त बहुत से मसाइल का सामना पीटीआई कर रही है। लेकिन अच्छी चीज़ यह है कि इस किस्म के स्ट्रेटेजिक इशूज़ के ऊपर पूरी कौम के साथ अपोजिशन की पार्टीज भी यक जुबान होकर खड़ी हैं, लेकिन उसके साथ हुकूमत को भी ये देखना होगा कि आया किस हद तक वो ब्रीथिंग स्पेस इन पोलिटिकल पार्टीज को देती है। दूसरा ये भी खबरें आ रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो 9 मई के केसेस के हवाले से ट्रायल कोर्ट को एक डेडलाइन दी गई है 4 महीने में केसेस खत्म करने की। उसके बाद पीटीआई की लीडरशिप में एक इस्तराब मौजूद है कि आया कितने ऐसे लोग होंगे जो कि नाअहल या डी सीट कर दिए जाएंगे। ये भी एक ऐसा मसला है जिसके ऊपर पीटीआई बखूबी गौर करी है। तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए खुद पीटीआई की नुमाइंदगी मेरे साथ मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा रऊफ हसन साहब मेरे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। रऊफ साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त के लिए। सर, सियासी तौर पर तो मैं बाद में तफसीलन बात करना चाहूंगी, लेकिन ये जो पाक भारत इशू है सर, क्या कहेंगे? अच्छी चीज़ ये है कि सारी सियासी जमातें यकजुबान हैं इसमें, लेकिन ये जो टेंशन इस वक्त बिल्डअप हुई है, आपको लगता है कि भारत या पाकिस्तान अफोर्ड कर सकते हैं? और जितनी भड़कें भारत इस वक्त मार रहा है, प्रैक्टिकली वो वाकई जंग करने की पोजिशन में है पाकिस्तान से? थैंक यू सना, बहुत मेहरबानी आपकी। देखिए, लड़ाई जो एक ऐसी चीज़ है जिसको कि हर सूरत में अवॉइड करना चाहिए। पाकिस्तान और इंडिया जो है पिछले 76 सालों में बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ चुके हुए हैं और उससे मसाइल बड़े हैं, कम नहीं हुए। सो इस स्टेज के ऊपर भी, जबकि इंडिया में वर्चुअली वॉर हिस्टीरिया है इस वक्त, जिसको कि उनका मीडिया और उनकी हुकूमत जो है दोनों मिलके उसको इन्फ्लेम कर रहे हैं, उसको मजीद आग लगा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि उनको होश के नाखून करने चाहिए और उसको कम करना चाहिए। और जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसका जिक्र आपने अपने इब्तिदाइया में किया है, उसमें जो सबूत फराहम किए गए हैं, इंडिया को चाहिए कि उनके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करे और उनको सामने रख के उनके जवाब जो हैं वो मुहैया करे। और इसके पहले भी जो, जैसा कि हुकूमत पाकिस्तान ने कहा था कि कोई भी इंडिपेंडेंट एंड ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी अगर होगी तो उसमें हम शरीक हो जाएंगे। हालांकि हमें इंक्वायरी डिमांड करनी चाहिए थी रादर देन कि हम उसमें शमूलियत की का ऑफर करते हैं। लेकिन चलिए, इन्होंने शमूलियत की ऑफर जो की है उसको उस किसी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के अंडर ये इंक्वायरी जो है अगर इंडिया माने तो उसको होना चाहिए, ताकि पता चल जाए कि कौन है, किसने क्या किया है, किसने क्या नहीं किया। जहां तक इंडिया की सपोर्ट है पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट एक्टिविटीज के बारे में, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसके बारे में किसी किस्म के कोई डाउट्स मौजूद थे या हैं, वो मौजूद रहे हैं।
और पाकिस्तान के अंदर जितनी भी टेररिस्ट एक्टिविटीज हुई हैं उसके फंडिंग जो लिंकेजेस हैं वो भी इंडिया के साथ मिलते हैं। बहुत पहले अफगानिस्तान के रास्ते भी ये काम हो रहा था, और अब भी शायद काफी हद तक हो रहा हो, क्योंकि उनके वहाँ उनके कॉन्टैक्ट्स तो डेकेड्स पुराने मौजूद हैं। तो दोनों ममालिक को, और मेरा ख्याल है कि ये अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान में वो वॉर हिस्टीरिया मुझे नजर नहीं आ रहा जो कि इंडिया में नजर आ रहा है। और जैसा कि आपने अपने इब्तिदाइये में कहा है कि जी एक इंसिडेंट होने के 10 मिनट के अंदर आपने उंगली जो थी वो पाकिस्तान की तरफ उठा दी थी। भाई 10 मिनट में मुझे बताइए कि क्या पता चला आपको। अच्छा, और अगर आपको रऊफ पहले साहब, से पता था, और अगर जी जी इम्पोर्टेंट पॉइंट, जी और जी अगर आपको पहले से पता था तो फिर आपने इस इंसिडेंट को होने से क्यों नहीं रोका? एग्जैक्टली, बिल्कुल अगर आपको सिक्योरिटी पहले लैप्स नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल दुरुस्त और कह इस रहे हैं। सिलसिले में जैसा कि आपने भी कहा है, इस सिलसिले में भी बहुत सारे सवालात इंडिया के अंदर से उठ रहे हैं। अच्छा सर, ये तो बात दुरुस्त है, लेकिन अगर देखा जाए तो बीजेपी की हुकूमत से हम कुछ और मजीद एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। जितनी भी टेररिज्म की वाकयात हैं ज्यादातर में बीजेपी की हुकूमत होती है, लेकिन कभी कहीं इलेक्शन हो रहे होते हैं, कभी कुछ और करना होता है, कोई ना कोई उसके पीछे वजह होती है जिसके लिए पूरा ड्रामा रचाया जाता है। सर ये फरमाएगा कि आपके ख्याल में अब जिस तरीके से आज भी ये सवाल उठाया गया है कि पाकिस्तान जो है वो इन तमाम चीज़ों के हवाले से जिस भी स्टांस तक जा सके जाएगा, पानी रोकने की बात हो रही है उसके ऊपर भी सख्त मौक़िफ़ अपनाया जाएगा, लेकिन आपके ख्याल में क्या ही अच्छा हो कि पाकिस्तान इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी इन्वॉल्व करे। वजह क्या है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो भारत का प्रोपेगेंडा होता है उसको ही ज़्यादा वक़्त देती है, पाकिस्तानी सच भी हो तो वो उतनी मजबूती से असर नहीं कर पाता? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि आपने उठाया, और हमें बहुत ऑब्जेक्टिव होकर बात करनी पड़ेगी, बहुत डिस्पैशनेट होकर बात करनी पड़ेगी। हमें अपने मुल्क से बहुत मोहब्बत है, प्यार है, उनस है, और यही धरती है हमारी, यहीं हमने रहा, यहीं पैदा हुए, यहीं रहे, यहीं हमने आगे भी जाना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तान के साथ जिस तरीके से पाकिस्तान के हुक्मरानों ने डील किया हुआ है, आज पाकिस्तान एक इकोनॉमिक कैप्टिव के तौर के ऊपर दुनिया के नक्शे के ऊपर मौजूद है। ऑन द अदर हैंड, इंडिया के जितने भी हुक्मरान आए हैं उन्होंने इंडिया को ऊपर लेके गए हैं। आज उनकी आबादी जो कि हमसे तकरीबन 5 गुना ज्यादा है, उनकी तरक्की का मायार जो है वो हमसे बहुत आगे है, उनकी स्टैंडिंग जो है इंटरनेशनल मार्केट में वो उसी हिसाब से इंक्रीज की है, जबकि अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से हमारी स्टैंडिंग इन स्टेचर जो है वो डिक्लाइन किया है, क्योंकि हम अपने मुल्क को सस्टेन नहीं कर पाए, हम अपने मुल्क को सेल्फ सफिशिएंट नहीं बना पाए। आज भी एज वी टॉक तकरीबन 135 या 40 बिलियन के करीब हमारा लोन है, हमारा डेट है, और वो डेट बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन, क्योंकि आज भी हम डेट की वजह से सर्वाइव कर रहे हैं। तो जब आप इंटरनेशनल ऑडियंस की बात करते हैं, जब आप इंटरनेशनल कम्युनिटी की बात करते हैं, तो वो रिलेटिवली मुल्क की इंपॉर्टेंस को देखते हैं कि कौन सा मुल्क उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा मीनिंग रखता है। और जब भी ये कंपैरिजन खड़ा होता है तो हमारे जो दोस्त हैं, जो हमारे साथ हमारे मजहबी बॉन्ड्स में हमारे साथ मुंसलिक हैं, या जिन ममालिक के साथ लाइक चाइना हमारे डीप स्ट्रेटेजिक बॉन्ड्स मौजूद हैं, उसके अलावा जो बाकी की दुनिया होती है वो ऑब्जेक्टिफाई करती है, वो देखती है कि हमारे लिए इंडिया ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा पाकिस्तान इंपॉर्टेंट है। और उस कैलकुलस में आप देखेंगे 99% इंडिया के पलड़े में जो है वो वजन जाता है। तो इसलिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस वक्त, जो आज भी जबकि इंडिया में वॉर हिस्टीरिया मौजूद है और एक डेंजर तो लाजमी ये बात है लर्न कर रहा है, आज भी पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल डिविजन्स मौजूद हैं, और जिस तरीके से एक पॉलिटिकल पार्टी को आप एक वर्चुअली ऑस्ट्रेसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, आज भी आपने बताया कि मुलाकातें भी नहीं होने दी गई। आई थिंक थोड़ा सा जरा अपने गिरबानों में हमें झांक के देना चाहिए कि क्या वजह है कि हम इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर वो इंपॉर्टेंस जो है वो गेन नहीं कर सके जो कि इंडिया ने गेन कर ली है पिछले 76 सालों में। तो एक ड्रास्टिक रीओरिएंटेशन की पॉलिसी रिव्यू का जो है हमारी इस वक्त जरूरत है। और अगर हम ये नहीं करेंगे तो सना, लेट मी स्टेट इट वेरी कैटेगोरिकली, मैं तकलीफ के साथ कह रहा हूं कि हम और नीचे जाएंगे, और हमारे लिए सर्वाइवल जो है दिन ब दिन जो है वो ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। अच्छा सर, ये फरमाएगा कि अब जिस तरह आज भी अलीमा खान साहिबा को मिलने नहीं दिया गया, बड़ा इस पे मसले भी हुए, लेकिन दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि कल सीसीआई की जो मीटिंग हुई उसमें गंडापुर साहब उसके बाद उन्होंने प्रेस टॉक की, और वो बड़े पुरुमीद नजर आ रहे थे कि जो इश्यूज हैं पानी के हवाले से और सूबों के हवाले से उसमें काफी हद तक वफाकी हुकूमत ने सूबे को अकोमोडेट करने की कोशिश की। आपके ख्याल में ये जो डोल पॉलिसी है विफाक की, वो क्या वजह हो सकती है? सूबे को फैसिलिटेट करने की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ सूबे में जिसकी हुकूमत है, जिस जमात की, उस जमात के कायद को सप्रेस करने की कोशिश हो रही है। देखिए, वादा तो उन्होंने किया है, अलीमीन गंडापुर साहब ने बताया है हमें कल मीटिंग में कि वादा किया है, लेकिन देखना पड़ेगा कि वादे वफा भी होते हैं कि नहीं होते। वादे तो पहले भी होते रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वादे वफा नहीं हुए। सो आई हैव माई डाउट्स
आई हैव माई डाउट्स, लेकिन अच्छा हो कि हो जाए, जो उन्होंने कमिटमेंट्स किए हैं वो पूरी करें, तो मेरा ख्याल है कि हालात इंप्रूवमेंट की तरफ बढ़ सकते हैं। लेकिन जो क्रिटिकल क्वेश्चन यहाँ है वो खान साहब है, वो इमरान खान की जात है, जिसको कि आपने 2 साल से जेल में बगैर किसी गुनाह के, बगैर किसी जुर्म के आपने रखा हुआ है, और दिन ब दिन उन पर जो है तंगी जो है वो मजीद बढ़ाई जा रही है। आज आपको पता है उनकी बहनों को पिछले 5-6 हफ्ते से मुलाकात, और ये हाई कोर्ट के लार्जर बैंक के ऑर्डर के बरखिलाफ उन्होंने ऑर्डर दिया हुआ है, उन्होंने एसओपीज मुकर्रर किए हुए हैं कि जी हर ट्यूसडे को लॉयर्स के साथ और फैमिली के साथ मुलाकात होगी, और हर थर्सडे को जो इनके सियासी काबरीन है उनके साथ मुलाकात होगी। लेकिन पिछले 5 हफ्ते गुजरने के बावजूद, सिंस द ऑर्डर वाज पास्ड बाय द इस्लामाबाद हाई कोर्ट, कोई मुलाकात नहीं होने दी गई। और हमारे जो बंदे नॉमिनेटेड होते हैं उनको तो बिल्कुल मिलने नहीं दिया जाता, अपने लोग बाज दफा डाल देते हैं। तो ये देखिए, आइन की आइन की खिलाफ वर्जी है, कानून की खिलाफ वर्जी है, जो इमरान खान साहब के हकूक हैं जेल के अंदर भी, एक कैदी की हैसियत से भी उसकी भी खिलाफ वर्जी है। हर चीज को इन्होंने पांव तले रौंदा हुआ है, और ये कोई उनको पूछने वाला नहीं है, क्योंकि जो इन्होंने अमेंडमेंट्स करा लिए हैं उसमें इन्होंने वर्चुअली जुडिशरी का जो वजूद ही खत्म कर दिया है, और जो आपकी जो लेजिस्लेचर है वो भी इनके अहकामात के ताबे है। सो आपकी रियासत जो है वो वर्चुअली एक सतून के ऊपर खड़ी है, जो सतून जो है वो एग्जीक्यूटिव का है, वो अपनी मनमानी करते हैं, अपनी डिक्टेट बनाते हैं। तो रियासतें ऐसे चलती नहीं है। और यही जो आपका दूसरा सवाल था उसका जवाब भी मैंने पहले भी दिया, ये वो वजूहात हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान कमजोर हुआ है और हो रहा है। अच्छा, तो जरूरत समझ की है कि ये जो मसाइल हैं इनके ऊपर थोड़ा सा इनको अटेंड किया जाए, और अंदर जो हमारे पॉलिटिकल डिविजन्स मौजूद हैं उनके ऊपर मरहम लगाई जाए, उनको हील करने की कोशिश की जाए। खान साहब को कैद तन्हाई में रख के ये मसाइल खत्म नहीं होंगे, बल्कि बढ़ेंगे और बढ़ रहे हैं। एक वक्त आएगा जबकि ये लावा उबलेगा, फिर अनफॉर्चुनेटली आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। सो अकल वो होती है जो कि खुदा न ख्वास्ता ट्रेजेडी अकर होने से पहले जो है उसका इस्तेमाल किया जाए और मामलात को, हालात को बेहतर बनाने की कोशिश की जाए। दुरुस्त। अच्छा, ये फरमाइएगा सर कि ये भी बात की जा रही है, आप बेहतर इस पे बता सकते हैं कि ये जो 9 मई के केसेस थे, इस पे सुप्रीम कोर्ट ने एक ट्रायल की बात की है कि जी ट्रायल कोर्ट्स इसको महदूद वक्त में, अब वो चाहे दुरुस्त अमल है या गलत है, लेकिन वो फास्ट पेस उसकी सुनवाई चाह रहे हैं। अब उसमें बहुत सी गलतियां भी हो सकती हैं कोर्ट से, लेकिन इसमें एक बड़ा मसला ये भी दरपेश है कि जो पीटीआई की लीडरशिप है उनको लगता है कि सही अंदाज में ये केसेस नहीं बढ़ेंगे और उजलत में फैसले होंगे, तो उसमें कई अरकान डी सीट भी हो सकते हैं, अपनी हलकों से भी जा सकते हैं, पार्लियामेंट से भी जा सकते हैं। अब ये क्या एक इशू है, इसके ऊपर क्या पीटीआई सोच रही है? क्योंकि रियलिटी तो है, लेकिन अब इसको हैंडल कैसे करेगी पीटीआई? देखिए, जो आपने जिन खतरात का आपने अपनी स्टेटमेंट में इजहार किया वो बिल्कुल ठीक है। हमारे पार्लियामेंटेरियंस जो हैं उनको एहसास हो रहा है इस चीज का कि उनको डीसीट करने की कोशिश की जाएगी, और वो सीटें जो है वो फिर एक रिग करके इलेक्शन दोबारा से वो इनकी अपनी जो पॉलिटिकल पार्टीज, फेवरेट पॉलिटिकल पार्टीज हैं रियासत की इस वक्त, वो उनको उनमें बांटी जाएगी। तो वो सब कुछ अपनी जगह मौजूद है, लेकिन सबसे पहले तो वो जो ऑर्डर पास किया सुप्रीम कोर्ट ने, वो उसकी अफादियत के ऊपर बात होनी चाहिए कि क्या आप कानून को एक इस तरीके से मफकूद कर सकते हैं, कैद कर सकते हैं कि जी 4 महीनों में आप सारे केसेस का फैसला करें। ज्यूरिस्प्रूडेंस की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और एक ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी जो होती है उसकी एक अपनी रिक्वायरमेंट होती है। केस ने जो आपने चलना है अदालत में उसकी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। उन तमाम चीजों को अगर आप लिमिट कर देंगे कि नहीं जी इसको अगर 12 दिन लगने हैं तो 12 दिन नहीं, आपने 2 दिन में काम करना है, तो उससे इंसाफ सफर करेगा। इंसाफ ऑलरेडी इस मुल्क में मौजूद नहीं है सना, और इंसाफ को आप मजीद टार्निश करेंगे, मजीद सफर कराएंगे, तो वो जो जजमेंट्स होंगी उनको कोई मानेगा नहीं। जिस तरीके से पास्ट लास्ट में भी जो जजमेंट्स आई हैं उनको कोई मान नहीं रहा है, उनके खिलाफ एक रिएक्शन है जो कि इस वक्त कौम में मौजूद है। तो ये नहीं होगा। तो मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट में, मुझे नहीं पता कि अब इसमें लीगल ऑप्शंस क्या है उनके पास, लेकिन आई थिंक कि उनको चाहिए कि वो अपनी इस जजमेंट को रिव्यू करें और इसको वापस लें। अगर हो सकता है ये वापस ले सकते हैं तो वो लें, या फिर ये कि इसको किसी एक सब्सिक्वेंट जजमेंट के जरिए इसको ऑल्टर किया जाए। अदरवाइज इस जजमेंट की कोई वैल्यू नहीं होगी, जो भी फैसले आएंगे उनकी कोई वैल्यू नहीं होगी किसी सूरत में, किसी शक्ल में। अच्छा, आखिरी सर सवाल करना चाहूंगी कि आपके ख्याल में अब ये तो मसाइल हैं अपनी जगह, लेकिन फिर भी एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत, ये तो खैर पहले दिन से पीटीआई का मौकफ है कि एस्टेब्लिशमेंट से बात करने को हम तैयार हैं, लेकिन क्या इस एक इशू को मद्देनजर रखते हुए बातचीत की जा रही है कि कहीं हम अपनी सीटें ना खो दें, या फिर एक बड़े नैरेटिव को जहन में रखते हुए बातचीत की कोशिश की जाएगी? देखिए सना, मैं लेट मी क्लैरिफाइड, देखिए इस किस्म की चीजों के ऊपर तो कभी कोई
खान साहब ने बड़ा क्लियरली कैटेगोरिकली कहा हुआ है कि जी अगर हम एस्टैब्लिशमेंट के साथ कोई एंगेजमेंट करेंगे तो वो एंगेजमेंट सिर्फ इस चीज के लिए होगी कि हम उनको कन्विंस करेंगे कि आप अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल डोमेन आईनी हदूद के अंदर रह के ऑपरेट करें, और बाकी जो काम है जो कि आइन कहता है वो आप सियासतदानों तक छोड़ दीजिए। नंबर एक बात। नंबर दो बात, उन्होंने ये बार बार क्लियर किया है खान साहब ने कि मेरी जात के लिए किसी किस्म की डील के सिलसिले में कोई बात नहीं होनी, क्योंकि मैंने डील कबूल नहीं करनी। मैं अदालतों से सुरखरू होके ही सिर्फ बाहर निकलूंगा। तो ये बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए इस सिलसिले में कि अगर हम एंगेज करें भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी पॉइंट पे ऊपर, तो उसके भी जो ऑब्जेक्टिव है वो बड़े क्लियर है कि जी आइन मौजूद है, आइन सब पर लागू होता है, अदारों के ऊपर लागू होता है, इंसानों के ऊपर लागू होता है, और हर अदारे और इंसान को चाहिए कि वो आइन की हदूद के अंदर रह के ऑपरेट करे। और यही चीज इसी सिस्टम में हम सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट के साथ अगर एंगेज किया तो करेंगे। और किसी डील के लिए कोई कंसेशन लेने के लिए ना हमने किया है 2 साल में, ना ही हम कोई ऐसा इरादा रखते हैं और ना ही ऐसा होगा। बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ हसन साहब सर आपके कीमती। यकीनन पीटीआई बड़े क्लियर अंदाज में एक विजन तो रखती है, लेकिन बातचीत के दरवाजे भी खुले हैं। अब देखना होगा कि आया किस हद तक एस्टैब्लिशमेंट भी इस हवाले से बातचीत करने की पोजीशन में है या फिर नहीं। एक मुख्तसर वक्फा, उसके बाद कुछ हम पाक भारत इशू के हवाले से ही जो फर्दर डेवलपमेंट्स हुई हैं, खासतौर पर आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी DGISPR की, उसमें ये भी वजाहत की गई है कि भारत किस तरीके से प्रोएक्टिवली पाकिस्तान में अपने हैंडलर्स के थ्रू ऑपरेट कर रहा है और पाकिस्तान में दहशतगर्दी को प्रमोट कर रहा है। इसके ऊपर कुछ तफसीलन बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जिस तरीके से आज DGISPR की तरफ से प्रेस ब्रीफिंग में बड़े वाज़े अंदाज में भारत से सवाल किए गए हैं, बल्कि संगीन सवालात उठाए गए हैं। पाकिस्तान के खिलाफ जितने इल्जामात पिछले 7 रोज में भारत की तरफ से लगाए गए, एक का भी सबूत नहीं दिया गया। और यही आज की प्रेस ब्रीफिंग में भी कहा गया कि आखिर वो सबूत कहाँ हैं जिनसे पता चलेगा कि पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट भारत में मौजूद है। और हैरत की बात यह है कि पाकिस्तान की तरफ से आज इस प्रेस ब्रीफिंग में जो पाकिस्तान के अंदर भारतीय दरअंदाजी और दहशतगर्दी और फैसिलिटेशन का एक पूरा नेटवर्क मौजूद है, हैंडलर्स के जरिए जो ऑपरेट करता है, उसके ऊपर भी बड़े चश्मकुशा इंकशाफात हुए। जो पाकिस्तान की तरफ से मुरवजा खामोशी इख्तियार की गई थी, बिला आखिर वो खामोशी टूटी है और कुछ हकाइक जो है वो दुनिया के सामने लाए गए हैं। यकीनन इससे कहीं ज्यादा हकाइक और डेटा मौजूद होगा, लेकिन बामरे मजबूरी अभी उन चीजों को आहिस्ता आहिस्ता सामने लाया जाएगा, क्योंकि यकीनन तौर पर पाकिस्तान भी भारत के साथ वो चपकरिश नहीं चाहता है। लेकिन अगर किसी भी एक्सटेंट तक बात जाती है तो फिर यकीनन पाकिस्तान की तरफ से भी यही मैसेज दिया जा रहा है, जो आज नायब वज़ीर आज़म की तरफ से भी दिया गया, साक डार साहब की तरफ से, कि पाकिस्तान भी किसी हीरो हुज्जत से काम नहीं लेगा, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो भारत में ये जो ड्रामा रचाया गया, उसमें जो फ्लॉज अब सामने आ रहे हैं, उससे खुद भारत के अंदर बहुत से सवाल उठ रहे हैं। इसी के ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है सीनियर रज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब। हारिस साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर ये फरमाइएगा कि ये बड़ी लेट हुई आज की प्रेस ब्रीफिंग, ये तो काफी पहले एक्सपेक्ट की जा रही थी, लेकिन ऑब्वियसली इसमें प्रॉपर कॉन्क्रीट चीजों के साथ, आर्ग्यूमेंट्स के साथ बात बनाई गई है और बताई गई है। और फिर ये कि जो भारत की इन्वॉल्वमेंट है वो भी सबूत सामने लाए गए हैं। सर आपके ख्याल में अब इसका जवाब आना चाहिए, जिस तरीके से जो शख्स पकड़ा गया है और पाकिस्तान ने वो प्रूफ्स भी सामने रखे हैं किस तरीके से हैंडलर्स उसके ऑपरेट कर रहे थे, ये चीजें कितना पाकिस्तान का केस मजबूत करती हैं? देखिए, पाकिस्तान को तो पहले से ही पता था। आपके सामने जब गुलबचन यादव पकड़ा गया, इंडियन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इन गई इंडियन ऑफिस। फिर जाके सारा जब प्रूफ हुआ ICJ में चले गए, वहां जाके प्रूफ हुआ तो उन्होंने भी खुद एक्सेप्ट किया, हाँ जी मुबारक, मतलब कवर नेम है, एक्चुअली इसका क्या नाम है, सब बता दिया गया। लेकिन अब इनके पास पाकिस्तान ने, यही तो प्रोफेशनलिज्म है हमारा, DGISPR ने पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ, प्रूफ के साथ, रिकॉर्डिंग के साथ, ट्रांजैक्शन के साथ हर चीज बता दी कि ये एक जो है इंडियन जासूस, इंडियन ने उसको एनरोल किया हुआ था। 1,80,000 एक दफा उसको दिए हैं, फिर 6 लाख प्रॉमिस किए, वो काम नहीं कर सका, घर से 10 लाख पकड़े गए। फिर उसके बाद 2.5 kg का एक पूरा वो पकड़ा गया, इसके बाद से पकड़ी गई, फिर उसके बाद एक क्वाडकॉप्टर पकड़ा गया। तो इससे ये देखिए ना, ये कितने डायरेक्टली इन्वॉल्व, लेकिन इतने नालायक, इतने अनप्रोफेशनल हैं कि इनको स्टेज ड्रामा भी करना नहीं आता। आप मुझे बताइए, दुनिया में पहलगाम के ऊपर दुनिया कह रही है, जर्नलिस्ट कह रहे हैं, उसके बाद इंडियन कंट्रीज कह रही है कि कोई प्रूफ दें, ऑपोजिशन कह रही है, वहाँ की पब्लिक कह रही है, बार बार कह रही है कि ये कैसे 7 लाख फौज, चेक पोस्ट भरी हुई हैं, कैमरे लगे हुए हैं,
बॉर्डर से 200 किलोमीटर अंदर कैसे गए, फिर वहां से सुलेमानी टोपी पहन के गायब किधर हो गए। नॉर्थन कमांडर को उसने बोल पड़ा क्योंकि उस पर इल्जाम लगा दिया कि उनकी फेलियर है। सर वो तो ये भी कह रहे हैं ना कि अगर मेरे खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की गई तो फिर मैं पुराने सारे राज भी खोल दूंगा जो जो आप लोगों ने गैर कानूनी इक़दाम किए हैं। तो उन्होंने बड़ी सही बात किया। ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, यू सी, ही इज 15 and 16 कोर कमांडर, दोनों कोर्स के ये कमांडर, नॉर्दर्न कमांडर है, ये नॉर्थ पूरे कश्मीर को और गिलगित बल्तिस्तान के एरिया को कवर करता है। नंबर 2, उनके ऊपर जब बात आ रही है तो उनके लिए एम्बैरसिंग थी उनको ये भी उन्होंने कह दिया कि मुझे सब पता है क्या क्या कश्मीर का इत्तेसाल कैसे हो रहा है, उन पर जुल्म बर्बरीत कैसे हो रही है, कौन कौन से स्टेट आर्मी किए गए हैं, कैसे फॉल्स ऑपरेशन किए गए हैं, कैसे 45 हमारे फौजी मरवा दिए पुलवामा में, फिर ये जो टूरिस्ट है 27 कैसे मरवा दिए, हु इज रिस्पॉन्सिबल। दुनिया सबूत मांग रही है। अभी इंडिया का मॉरल ग्राउंड ना खत्म हो गया, जो हमेशा ये करते थे वो बात खत्म हो गई, दुनिया भी इनकी कोई बात मान नहीं रही है। इसको अब जगह समझ नहीं आ रही है, पूरी इंडियन पब्लिक अब इसके खिलाफ हो रही है। अब देखिए अन करीब अमित शाह और ये जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ अब वहां की पब्लिक खड़ी होगी, इनके होगा रिजिग्नेशन का, कि अमित शाह को रिजाइन करवाएं और इसको नरेंद्र मोदी रिजाइन करें। अब इनके साथ ये होना है, इसलिए इस वक्त ये आप उस स्टेज से भी निकल कि आप फॉल्स फेल ऑपरेशन नहीं कर सकते, कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं कर सकते, कोई जब प्रूफ ही नहीं है, ग्राउंड नहीं है, तो ये क्या करेंगे। इनका मुंह काला हो गया। ये जो 4 का खतरनाक दहशतगर्दों का ग्रुप है जो आरएस खंड भारत को लेके चलते हैं, आई थिंक इनको अब टोटली फ्लॉप हो गए हैं और पाकिस्तान ने अपनी तैयारी की हुई। अगर ये कोई मिसएडवेंचर करेंगे, इनको इतनी मार लगेगी, इनकी नस्लें याद करेंगी। अच्छा, ये तो सर क्लियर है कि पाकिस्तान में चाहे पॉलिटिकल पार्टीज हो चाहे हमारी फौज हो, सब यही कह रहे हैं कि अगर आपने कोई गलती की तो फिर इस गलती का खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन ये फरमाइएगा कि अभी आपके ख्याल में इंटरनेशनली इस इशू को कितना उठाना चाहिए। जाफर एक्सप्रेस का इंसिडेंट हमारे सामने मौजूद है, भारत या खुफिया एजेंसी जो उनकी रॉ है उसकी इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान और बलूचिस्तान के जो इलाकों में मौजूद है वो भी सबके सामने है। अब आपके ख्याल में कितना इंपॉर्टेंट है इस टाइम के ऊपर कि पाकिस्तान वो वाला जो चेहरा है भारत का वो भी सामने लेके आए? देखें, पाकिस्तान को चाहिए जाफर एक्सप्रेस के फैक्ट्स एंड फिगर्स और किस तरीके से जो ही जाफर एक्सप्रेस पे हमला हुआ, इंडियन मीडिया ने कैसे इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट किया, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की, मीडिया हाइप क्रिएट किया और कितने ढोल बजाए। पाकिस्तान में जब 27 टूरिस्ट मारे गए हैं, हमारी सिक्योरिटी कमेटी ने सबसे पहले उनकी फैमिली से इजहार तशवीश किया, अफसोस का इजहार किया, हमदर्दी का इजहार किया। फिर कोई ऑपरेशन, इन्होंने आज तक जहां जितने टेररिस्ट होते हैं, ये हमले होते हैं, ये उस पर जो ढोल बजाते हैं, खुशी का इजहार करते हैं, ये नहायत ही बेवकूफ और शेमलेस लोग हैं। लेट मी टेल यू, इनको शर्म नहीं आती कि ये बातें करते हैं। और ये जनरल बख्शी सफेद मुछें दाढ़ी लेके बैठा हुआ है, ये जंप लगा रहा है, ये किस किस्म का इंसान है? लेफ्टिनेंट कर्नल था, इसको कितनी कारगिल में मार पड़ी थी, कहता था हमें छुपने की जगह नहीं मिलती थी। ये फौज के अब लोग हैं, ये इनका हाल, ये हाइप क्रिएट कर रहे हैं। जनरल रिटायर्ड आ रहे हैं, वो आके पूरी हमला कर दो, ये कहो ब्लडी इडियट्स, यू नो योर वर्थ ऑफ एन आर्मी, यू नो योर प्रोफेशनल एफिशिएंसी। आपकी फौज अनट्रेन्ड आर्मी प्रोफेशनल है, ना उनको खाने को देते हो, ना उनका अपने कमांड पे ट्रस्ट है, ना वो लड़ाका फौज है, वो नहते औरतों बच्चों बूढ़ों को मार सकते हैं, दैट्स ऑल। इसलिए इस वक्त ये मॉरल ग्राउंड की खत्म हो गई है। मेरा नहीं ख्याल कि अब इनके पास कोई भी मॉरल ऑब्लिगेशन है कि ये कोई मिसएडवेंचर करें। अब इनका एक ही काम है, पाकिस्तान से माफी मांगे, राम राम करें और कहें जी हम आइंदा आपकी तरफ नहीं देखेंगे। और ये मुझे गौरेवार की जब तस्वीर दिखा रहे हैं, ही इज एन इडियट, यू सी। ये 4 साल टोटल फौज में रहे और कौन सी रेजिमेंट में, आर्मी पोस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो ये पोस्टल होती है, जो ये खत पे चौंते डाकिए का ये रोल अदा करता है और ये फौज का अफसर बना हुआ है। एबीसी इसको पता नहीं है, बिहेव ऐसे कर रहा है, ये 3 स्टार कोर कमांडर है। आई थिंक ऐसे ऑफिसर्स को ये इंडियन खुद अपनी बदनामी कर रहे हैं। ही इफ ही एवर अटैक अगेंस्ट आवर चीफ आर्मी स्टाफ, आई थिंक इसको पकड़ के मार के कुत्ता बना के ना
इसको पाकिस्तान में लेकर आना चाहिए। ही इज सच एन इडियट पर्सन। होना तो सर यही चाहिए, लेकिन खैर पाकिस्तान सोशल मीडिया के ऊपर भी जिस तरह भरपूर जवाब दे रहा है, मेरा ख्याल है कि वो फर्ज तो हम अदा कर रहे हैं। लेकिन अब ये फरमाइएगा कि वहां जो भारत में खुद हो रहा है वो भी बहुत से लोगों की आंखें खोलने के लिए काफी है। जिन लोगों को क्लेम किया गया कि वो मर गए या मारे गए, उन्होंने अपनी वीडियोस बना के कहा कि हम तो जिंदा बैठे हुए हैं। फिर उसके बाद जो इनके जो फौजी जनरल है, जैसे नॉर्दर्न कमांडर की हमने बात की, उनको हटा दिया गया। फिर जो आपस में हड़बोंग में क्रॉस फायरिंग हुई है जिसमें 5 सिख फौजी मारे गए दूसरी कमांड की तरफ से, आपके ख्याल में ये सारे वाकयात कनेक्टेड ही हैं, या आपको लगता है कि ये सिर्फ हड़बड़ाहट का शिकार है फौज क्योंकि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, या आपको लगता है कि यहाँ कुछ चीजों को छुपाने की कोशिश भी हो रही है? देखें, ये छुपा भी रहे हैं। इन्होंने नॉर्दर्न कमांडर को चेंज किया, जिसको अब ये कह रहे हैं अरेस्ट भी कर लिया है। नया कमांडर ने आके अपने ऑफिस को एड्रेस किया। उन्होंने जो छुपते सवाल किए हैं वो उसको समझ नहीं है। उन्होंने कहा जी कि आप बताएं किसने किया, कहाँ से आए, कैसे लाइन ऑफ कंट्रोल से 200 किलोमीटर अंदर आ गए, उसके बाद वहां पकड़े क्यों नहीं गए, अगर फायरिंग की तो मारे क्यों नहीं गए, हमारी फौज कहाँ थी। ये सारी चीजें उन्होंने सवाल उठाए जिसका इनके पास जवाब नहीं है। तो ना इनकी फौज अब लड़ने के काबिल है। इनका मोराल डाउन, आपस में लड़के 5 सिख मार दिए। अब मुझे यकीन है कि सिख जो होते हैं दे वेरी फाइटर्स, और ये इन्हीं को मारेंगे जब लड़ाई की कोशिश करते हैं। पीछे से गोलियां इनको मारेंगे, इनके कमांडर को मारेंगे, क्योंकि इनके ट्रुप्स का अपने कमांडर के ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं है। दैट इज ऑल। ये अब इनको मार पड़ेगी और आप देखेंगे कि इनका मुंह काला कैसे होता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब। बहुत ही एग्जैक्ट तस्वीर जो भारत के अंदर इस वक्त नजर आ रही है, न सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि पूरी दुनिया देख रही है कहां कहां झूठ के पलंदे गड़े जा रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा कि आया पाकिस्तान अपने मजबूत और सच के ऊपर मबनी केस को कैसे लेकर आगे चलता है। एक मुख्तसर वक्फे के बाद कुछ दीगर इशूज के ऊपर भी बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जिस तरीके से आज की DGISPR की प्रेस ब्रीफिंग में भी तफसीली बात की गई कि किस तरीके से भारत बलूचिस्तान या पाकिस्तान के कई इलाकों में दहशतगर्दी को प्रमोट कर रहा है, उस हवाले से फाइनेंसिंग भी कर रहा है और उसके सबूत भी सामने रखे गए। अब देखना होगा कि आया किस हद तक पाकिस्तान पिछले कुछ रोज के दौरान जो कहा भी जा रहा है, खासतौर पर हमारे वुज़रा जो दीगर वुज़रा हैं उनकी तरफ से भी इस किस्म के बयानात आ रहे थे कि भारत की तरफ से दहशतगर्दी की कोशिश पाकिस्तान के कई इलाकों में बैक वक्त की जा रही है। और इसकी एक निशानदही इस हवाले से भी की जा सकती है कि बलूचिस्तान का जो इलाका है तुर्बत, वहां पर भी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 3 दहशतगर्द हलाक हुए और कहा जा रहा था कि वो भी मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के हवाले से कोई मरबूत प्लानिंग करना चाह रहे थे। लेकिन ये एक वाकया नहीं है, ऐसे बहुत से ऐसे दीगर वाकयात हैं जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे वाकयात के होने से पहले ही उनको रोका जा सके। लेकिन इटसेल्फ बलूचिस्तान में कितना खातिर खा काम करने की जरूरत है भारत के नेक्सस को तोड़ने के लिए, इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूदा से सीनियर सहाफी भी हैं, तज्जियाकार भी हैं, शहजादा जुल्फिकार साहब। जुल्फिकार साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। सर ये फरमाइएगा, ये तो एक वाकया है जो कि आज तुर्बत में हुआ सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन की सूरत में, लेकिन बलूचिस्तान से हर दूसरे दिन कोई ना कोई ऐसी खबर आ रही होती है, पिछले कुछ दिनों में तो तवातुर के साथ आ रही हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस ऑपरेशंस कर रहे हैं। सर ये फरमाइएगा कि किस हद तक ये जरूरी है कि जो बात अभी कुछ दिनों पहले ख्वाजा आसिफ साहब भी कर रहे थे कि पाकिस्तान के कई इलाकों में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां हो सकती हैं जो भारत की तरफ से मदद फराहम की गई हो जिन वाकयात में, कितना प्रॉम्प्टली हमें इस पे काम करने की जरूरत है? देखिए, इसमें तो कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं है कि जाहिर है भारत ये आज हम डिस्कस कर रहे हैं, बल्कि शुरू में कई उससे हम डिस्कस करते आए हैं मुख्तलिफ उस पे चैनल्स पे कि जाहिर रॉ का एक वो है, वो अपने तौर पर जो है चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो चाहे बलूचिस्तान हो, तमाम मामलात में उनकी चीजें जो हैं वो चल रही होती हैं। और ये बहुत ही मौकों पर जी वो बलूचिस्तान को एक्यूज करता है कि जी आप ये कर रहे हैं, पाकिस्तान को एक्यूज करता है कि जी आप ये कर रहे हैं और बलूचिस्तान में, लेकिन खुद इस चीजों का, और ये मेरे ख्याल में जब से जाफर एक्सप्रेस का जो वाकया हुआ है उसके बाद तवातुर से ये खबरें आती हैं कि जो एक वो न्यूक्लियस है उसका इंटेलिजेंस का तमाम अपने अपने तौर पर गैदर करते हैं, चीजों को देखते हैं। बल्कि कल ही एक खबर जारी की गई जिसमें एक पोलिश नेशनल जो है वो एजेंसियों के हाथ लगा और उसने बताया कि वो दाइश से उसकी एफिलिएशन है
और मैं यहीं आसपास रहता हूँ। रक्षा थाना है जो कोयटा से थोड़ा बाहर है, वहां पर उन्होंने बताया, और मस्तूम का एरिया है, वहां जाके एक ने अपने आप को जो है वो डेटोनेट कर दिया और बाकी 2 मारे गए। इसी तरह चौतेर जो ज़ियारत का जो एक बड़ा पिकनिक पॉइंट है, उससे आगे चौतेर, वहां उनको इत्ला मिली, वहां उन्होंने 4 लोगों को जो है वो मार दिया। ये तुर्बत का आप है। तो ये अपने अपने तौर पर तो कोशिश अब हो रहा है, लेकिन जो बात बुनियादी सवाल जो आपका है उसमें मैं हमेशा ये कहता हूं कि ये सिविलियन जो हमारी गवर्नमेंट है उनका भी, फौज अपने तौर पर कर रही है, एफसी अपनी कर रही है, इंटेलिजेंस करे, जो स्पेस खाली वो ले लेते हैं और वो स्पेस दहशतगर्दों से लेकर वो किसको ओन करना चाहिए, वो सूबाई हुकूमत को करना चाहिए। सूबाई हुकूमत उसमें वो एक्ट करे। गवर्नमेंट का जो स्टेट का नैरेटिव है वो किसने मजबूत करना है, वो सिर्फ ISPR नहीं करेगा। बिल्कुल ऐसे तो आपके जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं उनका लोगों के साथ मिलना जुलना, मिल घुलना, नौजवानों को जो है आप एड्रेस करें, यही काम सूबाई वुज़रा का है। ये नहीं है कि सूबाई वुज़रा 23 मार्च को सिर्फ अपने घर में जो है वो कबायली रक्स करते हुए कहें कि जी मैं 23 मार्च मना रहा हूँ, घर से बाहर निकले ना। ये तो इसका मतलब आप लोगों को बता रहे हैं कि मैं घर के अंदर ये काम कर रहा हूँ तो कितना मैं खौफजदा हूँ, कितने मामला सिर्फ घर में हूँ। अच्छा, लेकिन जुल्फिकार साहब, माजरत आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन सर ये बताएगा कि ये जो अभी आपने जाफर एक्सप्रेस का हवाला दिया और आपने कहा ये बैक टू बैक कितनी जगहों के ऊपर टेररिस्ट पकड़े गए जो कि बाहर से यहाँ लाए गए थे। अब एक तरफ तो अफगानिस्तान वाली सिचुएशन है कि वहां से KP में लोग जा रहे हैं TTP के नुमाइंदों के तौर पर, वहां से टेररिज्म हो रहा है। दूसरी तरफ बलूचिस्तान में भारत हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है। लेकिन ये जाफर एक्सप्रेस के इंसिडेंट के बाद कितना हमारी फोर्सेज और हुकूमत इस वाक़े को कैश करवा सकती थी भारत का चेहरा बेनकाब करने में, जो हम नहीं कर सके आपके ख्याल में? देखिए, अब जाफर एक्सप्रेस तो एक ऐसी चीज है कि जिसमें हमारी चीजें, शायद बहुत सी चीजें हम उनको पब्लिक भी नहीं कर सकते, सिवाय इसके कि वो उन फोरम पर जहाँ पर कोई इंटरनेशनल फोरम्स हों वहां पर जाके उनको आप डोजियर दें कि ये देखें, ये इन्वॉल्वमेंट है रॉ की, ये इन्वॉल्वमेंट है इंडियंस की, ये इन्वॉल्वमेंट है अफगान हुकूमत के लोगों की, या उनकी अगर नहीं है तो वहां बैठे हुए दहशतगर्दों की है। लेकिन कुल गुलशन को जो गिरफ्तार किया, मुझे बताएं उससे ज्यादा कोई सबूत है? बिल्कुल। और उसको प्रॉपरली उन्होंने कैश भी किया और तमाम चीजें बताई भी, उन्होंने सब कुछ बता दिया। फिर अब आपको अगर याद हो कि यहाँ पंजाब के किसी इलाके में वो टारगेट किलर उन्होंने जो है सियालकोट में शायद वहां उन्होंने मारा, एक दूसरी जगह आजाद कश्मीर में बंदे को जो है उन्होंने मारा। पता चला कि जनाब वो तो वो लोग हैं जो हमारे किसी दोस्त मुल्क में बैठे हुए वो बंदा, उसको वो हैंडलर है और वो राका वो है। तो ये तमाम चीजें तो सामने आती रही हैं और इसका कोई, मेरे ख्याल में कोई ऐसा कोई सबूत की वो बताने की जरूरत नहीं है, ये सब दुनिया में देख रहे हैं। लेकिन जाफर एक्सप्रेस वाला जाहिर है उनके पास तमाम चीजें थी, उनके हाथ जो है वो सैटेलाइट फोन वगैरह आए, वो चीजें, और वो चीजें जो रिकॉर्ड उनके हाथ में आया जो उन्होंने जो है वो शायद वो मेरे ख्याल में इस तरह पब्लिक नहीं कर सकते हैं जिसको हम और आप जो है कोट कर सके। वो शायद इंटरनेशनल उनकी कुछ नॉर्म्स हैं कि उसको इंटरनेशनल फोरम पर उनको बताते हैं और उनको ये करते हैं। लेकिन ये बात आपकी ठीक है कि जितना हम कैश इसको कर सकें हम करें, हुकूमत उसको करे। मेरा बस यही है कि जब अब वो हुकूमत जो नाम की चीज है वो इस चीज को बेहतर अंदाज में लोगों को बताए, नौजवानों को वापस लेके आए। नौजवान जो समझता है कि ये हुकूमत हमारी नहीं है, ये MPA, ये मिनिस्टर हमारा नहीं है, मेरे मुफादात के लिए काम नहीं कर रहा, ये डिप्टी कमिश्नर मेरे मुफादात के लिए काम नहीं कर रहा, बल्कि ये काम मिनिस्टर के पीछे भागता है, MPA के पीछे भागता है, उन्हीं का काम करता है, हमारे लिए नहीं है। ये SP साहब, ये सारा सिस्टम जो है ये गिर्द घूमता है MPAs और मिनिस्टर्स के, ये नहीं, ये मेरा है। ये आपने बेसिकली स्टेट पॉलिसी को, हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल स्टेट पॉलिसी को अडॉप्ट करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त के लिए। शहजादा जुल्म हमारे साथ मौजूद थे, यकीनन कोयटा से वो जो इनसाइट थी वो बता रहे थे, स्पेशली जाफर एक्सप्रेस के इंसिडेंट के बाद पाकिस्तान ने सबक तो बहुत सीखा दहशतगर्दी से निपटने के हवाले से, लेकिन जो भारत का असल चेहरा है वो सही मायनों में इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने लाने की बड़ी जरूरत है, क्योंकि अगर ऐसा ना किया गया तो भारत झूठे प्रोपेगेंडे के जरिए पाकिस्तान को बदनाम करने की जो एक कोशिश है वो जैसे माजी में करता चला आ रहा है वो आगे मुस्तकबिल में भी करता रहेगा, और इसको खत्म करने के लिए बड़ा जरूरी है कि पाकिस्तान अपने केस को मजबूत अंदाज में लेके चल सके। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।